हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। काफी बार ये देखा गया है कि हमें जीएसटी फाइलिंग, टीडीएस फाइलिंग, ये सारी चीजें तो आती है अच्छे से, लेकिन जब इंटरव्यूअर के पास हम जाते हैं तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ही बेसिक अकाउंट से पूछता है, जो हमें नहीं आता है। तो चलिए, आज हम बेसिक अकाउंट्स में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो जरूर कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का कोर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अ क्विक गाइड प्रिपेयर्ड बाय सीए रूपा जैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर कॉन्सेप्ट से एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी इज अ डेट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, द सेटलमेंट ऑफ विच रिक्वायर्स एन आउटफ्लो ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज और एसेट। तो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी हमारा डेट है, हमारा दायित्व है, जिससे हमारा जो इंपॉर्टेंट बिजनेस का रिसोर्सेज है, जो हमारा एसेट है, वो फ्लो होता है उसके पेमेंट में। तो हमारे लिए लायबिलिटी एक तरह का बोझ है। अब बात करते हैं हम इनकम के बारे में। इनकम इज द इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अर्न थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्किल शॉट का बिजनेस है ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग का जो भी रेवेन्यू जनरेशन है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं, जो एक तरह का खर्चा है। और कंप्यूटर का यूटिलाइज करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, जो एसेट है। तो हम एसेट और एक्सपेंसेस का यूटिलाइजेशन करते हैं। रीजन क्या है? इनकम कमाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं एसेट के बारे में। Asset is something that is expected to have future benefit. An asset can often generate cash flow in the future, like stock can generate revenue, property can generate rental, investment can generate returns. तो हमारा जो एसेट होता है ना, वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देता है। दैट इज आवर एसेट। ठीक है। उससे क्या होता है? एन एसेट कैन ऑफन जनरेट कैश फ्लो। जैसे कंप्यूटर का मैंने एग्जांपल दिया था कि स्किलशॉट कंप्यूटर का यूज करके रेवेन्यू जनरेट करता है, तो कैश फ्लो को जनरेट करने में मदद करता है एसेट। अब बात करते हैं हम खर्चे के बारे में। खर्चे का मतलब क्या है, इसको समझाने का कोशिश करते हैं। An expense is a cost incurred by a business to generate revenue. If the expense is for an immediately consumed item such as salary, then it is usually charged to expense as incurred. तो अब देखिए एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस जो है, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी हमें मिल चुका है या कुछ समय के लिए ही मिलने वाला है, दैट इज माई एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का अगर हम बात करें तो एक्सपेंस जैसे मार्केटिंग के खर्चे हो गए, सैलरी के खर्चे हो गए, जो हमें हेल्प करता है रेवेन्यू जनरेट करने में, जिसका बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन इसका बेनिफिट लंबे समय तक नहीं मिलता है, फ्यूचर में हमें नहीं मिलता है, कुछ समय के लिए ही लास्ट करता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट वर्सेस एक्सपेंसेस। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपको क्या लगता है एसेट और एक्सपेंस में क्या अंतर है। तो अगर हम एसेट और एक्सपेंस की बात करें तो एसेट इज आर रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ बिजनेस, आर रिसोर्सेज कंज्यूम्ड एंड रनिंग अ बिजनेस। तो एक्सपेंस जो है उसको हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। लेकिन एसेट जो है वो हमको रिसोर्सेज अवेलेबल रहता है ड्यूरिंग द बिजनेस। तो ये क्या करता है? फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट देता है। और एक्सपेंसेस ना, उसका जो बेनिफिट है या तो मिल चुका होता है, जैसे सैलरी, सैलरी का बेनिफिट मिल गया तभी तो हम सैलरी पे कर रहे हैं। एंड डू नॉट प्रोवाइड एनी बेनिफिट इन फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। अब 12 महीने से ऊपर तो ये लास्ट नहीं करता है, इतना बेनिफिट इसका नहीं मिलता है, कुछ समय के लिए ही बेनिफिट मिलता है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरली एसेट के केस में देखा गया है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है। थोड़ा फर्नीचर अगर हम बोले तो फर्नीचर क्या एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है? तो फर्नीचर को हम यूज करके बेनिफिट ले रहे हैं, उसका यूज करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो दैट इज माई एसेट। स्टेशनरी जो है वो हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि उसका वैल्यू भी इतना ज्यादा नहीं। क्योंकि देखिए एसेट, अगर सोने का पेन हो तो वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि उसका वैल्यूबल चीज है। लेकिन अगर नॉर्मल पेन है, अगर आप बोलोगे मेरा तो पेन 12 महीने तक चलता है, 12 महीने से आगे भी चलता है, स्टिल वी कैन नॉट टेल कि वो जो है पेन जो है वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। वो मेरा क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव, ये हमारा इनकम है। कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी होती है कैपिटल के लिए? क्योंकि जब बिजनेस पर्सन कुछ भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो बिजनेस पर्सन को एक गारंटेड रिटर्न जो है वादा करता है। कौन वादा करता है? बिजनेस। बिजनेस बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉफिट बना के दूंगा, गारंटी तो नहीं है लेकिन मैं प्रॉफिट तुम्हें कमा के दूंगा, राइट? तो इसलिए हम लोग कैपिटल को क्या बोलेंगे? लायबिलिटी है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। और कौन प्रॉमिस कर रहा है? द बिजनेस इज प्रॉमिसिंग whom?
द बिजनेस इज प्रॉमिसिंग द ओनर कि वो उसको बेनिफिट देगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। जब एसेट बढ़ता है तो हमें कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो डेबिट होता है। और जैसे ही घटता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। लाइबिलिटी जब घटती है, मतलब मेरा जो बोझ है, अगर मेरा बोझ घट रहा है तो मुझे काफी अच्छा लगता है। जब भी आप देखोगे कि आपका बोझ जो है वो घटेगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो डेबिट होगा। तो डेबिट में सुकून है, क्रेडिट में परेशानी। मैं हमेशा बोलती हूँ डेबिट में सुकून है, क्रेडिट में परेशानी है। तो डेबिट जब लायबिलिटी घट रहा है तो क्या लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, तो डेबिट हो रहा है। और लायबिलिटी मतलब मेरा बोझ बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। इनकम जब होता है तो देखो इनकम में मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनकम जो है थोड़ा परेशान हो के इंसान इनकम जनरेट कर पाता है, वो भी क्रेडिट होता है। और एक्सपेंस में हमें बेनिफिट मिल रहा होता है तो वो डेबिट होता है। तो आप बोलोगे मैम लॉस का मतलब क्या, लॉस में तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कभी कभी सुकून के साथ साथ परेशानी भी मिलती है, तो लॉस जो है वो हमारे लिए क्या है, डेबिट ही होगा। कभी कभार नुकसान हो सकता है। अगर हम रूल ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। जितना डेबिट साइड में अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट साइड में। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आपको तो पता ही है न्यूटन का लॉ। तो वैसे ही डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड से इक्वल रहता है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग के बारे में। आउटस्टैंडिंग, अगर ज्यादातर आउटस्टैंडिंग जो वर्ड है, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का जनरली जो प्रयोग होता है ना वो लाइबिलिटी के केस में होता है, मतलब देना बाकी है। पेबल, पेबल मतलब देना बाकी है, तो ये मेरे लिए बोझ है, मेरे लिए क्या लायबिलिटी है। प्रीपेड पहले से ही मैंने पे कर दिया, तो पहले से पे कर दिया तो अच्छी बात है ना, आगे चल के कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो वो मेरे लिए एसेट है। एडवांस पहले से ही मैंने कुछ पे कर दिया एडवांस, तो वो मेरे लिए एसेट है। डेटर जो है वो क्या है, डेटर का मतलब किसी से पैसा लेना बाकी है, उधार में मैंने सामान बेचा है, पैसा लेना बाकी है, तो दैट इज एसेट। और क्रेडिटर का मतलब वो मेरा लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा देना है उसको। डेटर से पैसा लेना बाकी है और क्रेडिटर को पैसा देना है। मैंने कुछ परचेज किया होगा और उसी पैसा देना बाकी है, तो दैट इज माई लायबिलिटी। कैपिटल जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। और ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है, जब ओनर विड्रॉ करता है ना तो वो बिजनेस की लायबिलिटी कम कर देता है। पैसा जब लगाता है तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, और जब विड्रॉ करता है तो लायबिलिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखिएगा कि इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड होगा एज अ खर्चा, इवन दो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है अभी तक मैंने पे नहीं किया है उस खर्चे को। सपोज मार्च का सैलरी हम अप्रैल में पे करते हैं, स्टिल हम कौन से महीने में रिकॉर्ड करेंगे, तो मार्च की सैलरी को हम मार्च में ही रिकॉर्ड करेंगे एज अ सैलरी, इवन दो आउटस्टैंडिंग, मतलब एज अ खर्चा। मैं कैसे कब रिकॉर्ड करूंगी, मार्च में रिकॉर्ड करूंगी, इवन दो मैं उसको 2022 में पे कर रही हूँ। 2021 का सैलरी अगर मैं 22 में भी पे करती हूँ तो भी 21 में ही रिकॉर्ड होगा। इसको हम बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। क्या बोलते हैं, अक्रूवल बेसिस। और अगर 22 का कोई खर्चा है जो 21 में हम पे कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई रेंट हम पहले से पे कर रहे हैं, तो वो जो है एज अ खर्चा कब रिकॉर्ड होगा, 22 में ही रिकॉर्ड होगा। तो जिस साल का खर्चा है उसी साल एज अ खर्चा रिकॉर्ड होगा। तो 21 में क्या रिकॉर्ड ही नहीं होगा, हाँ 21 में तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन एज अ प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, नॉट एज एन एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब पहले से ही मैंने पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए अब बात करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम एंट्री करने वाले हैं। एक चीज को हम डेबिट करेंगे और दूसरी चीज को हम क्रेडिट करने वाले हैं, राइट। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे कि वो असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है। फिर उसका हम डायरेक्शन देखेंगे कि क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या एसेट बढ़ रहा है। अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घट रहा है तो डेबिट, राइट। तो ऐसे डायरेक्शन चेक करेंगे, फिर रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सैलरी पेड, तो सबसे पहले क्या है, सैलरी और कैश है। अगर हम आइडेंटिफाई करें तो सैलरी और कैश है। सैलरी मेरे लिए क्या है, सैलरी मेरे लिए खर्चा है। देखोगे थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, सैलरी क्या है, सैलरी मेरे लिए खर्चा है, और कैश इन बैंक मेरे लिए एसेट है। तो खर्चा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, एक्सपेंस है। और कैश इन बैंक अगर असेट है, तो असेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। सीन्स हम पे कर रहे हैं तो मेरा एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कम हो रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो सैलरी एक्सपेंस है डेबिट, और कैश एंड बैंक एसेट घट रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। एकदम सिंपल सी एंट्री है। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर क्लासिफाई करो, फिर डायरेक्शन करो, फिर रूल अप्लाई कर दो।
नेक्स्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, तो दो चीजें, कैपिटल है और एक कैश है। कैश इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश फॉर्म, तो कैश है और कैपिटल है, तो कैश और कैपिटल दोनों मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। कैश मेरे लिए एसेट है और कैपिटल मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है, कैश मेरा एसेट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, कैपिटल मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो एसेट डेबिट और लायबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लायबिलिटी जब बढ़ती है तब क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, सैलरी जब हम पे करते हैं तो मेरे लिए खर्चा है, आउटस्टैंडिंग रहता है सैलरी तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। जब एडवांस में हम उस सैलरी को पे कर देते हैं तो बाद में तुमको बेनिफिट मिलेगा, तो मेरे लिए एसेट है। और सैलरी जब रिसीव होती है तो मेरे लिए इनकम है। तो सैलरी के अनेक रूप है, राइट। नाउ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आपको समझाने का कोशिश करती हूँ, दैट इज दिस वन, परचेज ऑफ स्टॉक वर्सेस परचेज ऑफ एसेट। अगर परचेज ऑफ स्टॉक, अगर हम स्टॉक खरीद रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है, सेल का, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। जब भी हम स्टॉक खरीदते हैं ना, तब परचेज हम डेबिट करते हैं और सेल क्रेडिट करते हैं, क्योंकि पर्पस उसका बेचने का होता है। लेकिन एसेट का पर्पस क्या है, एसेट का पर्पस होता है यूज करने का। तो यूज करने का अगर पर्पस होता है तो हम एसेट के नाम से उसको डिनोट करते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं उसके नाम से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंप्यूटर स्किल शॉट ने खरीदा, तो स्किल शॉट के लिए जो कंप्यूटर है वो क्या है, क्या वो बेचेगा, नहीं बेचेगा नहीं, तो कंप्यूटर को ही हम डेबिट करेंगे। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अगर कंप्यूटर खरीदता है तो उसका पर्पस है बेचने का, तो परचेज को हम क्या कर देंगे, डेबिट, ना कि कंप्यूटर को। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और काफी कम लोग इसका आंसर दे पाते हैं। एक तो है करंट एसेट, एक फिक्स एसेट। करंट एसेट का मतलब है जो 12 महीने के अंदर या तो रियलाइज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, ये हो गया आपका करंट एसेट, जो लिक्विडेबल फॉर्मेट में रहता है। जैसे आपका कैश हो गया, रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये कंज्यूम हो जाएगा 12 महीना के अंदर। अगर रॉ मटेरियल हुआ तो रॉ मटेरियल अगर हुआ तो 12 महीना के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, और इन्वेंट्री अगर हुआ तो 12 महीने के अंदर। हमारा पर्पस क्या होता है, इसको बेचने का, दैट इज करंट एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है, जो 12 महीने से ज्यादा हमें बेनिफिट देता है, जैसे व्हीकल हो गया, ऑफिस फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, तो दैट इज करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या अंतर है। अगर डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे बिजनेस से, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है डायरेक्टली, या हमारे परचेज से रिलेटेड है डायरेक्टली। एग्जांपल जैसे लेबर, अगर सपोज कीजिए लेबर काम पे नहीं आता है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो रुक सकता है, दैट्स व्हाई इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कॉस्ट, या कैरेज इनवर्ड, परचेज रिलेटेड कॉस्ट। कैरेज इनवर्ड मतलब जो प्रोडक्ट है उसको लाने का खर्चा। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो क्या है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन या परचेज से रिलेटेड नहीं है, हमारे सेल से रिलेटेड है, या हमारा एडमिन रिलेटेड खर्चा है, तो दैट इज माई इनडायरेक्ट कॉस्ट। आगे चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ये वाला भी बहुत बार पूछा गया कि लाइबिलिटी दो तरह का होता है, करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर करंट लाइबिलिटी की हम बात करें तो विद इन अ ईयर हम उसे पे कर देते हैं, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया। नॉन करंट मतलब जो लॉन्ग टर्म इन नेचर है, 12 महीने के बाद अगर हम उसको पे करेंगे तो दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे टर्म लोन, कोई लोन लिया है फिक्स एसेट के लिए, तो दैट इज नॉन करंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं ट्रांजैक्शन। पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर में जाता है, लेजर के बाद ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है। ये हमारा जनरली फ्लो होता है, मतलब लेजर के पास तो ऐसे ट्रायल बैलेंस होता है, फिर ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट में जाता है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग से हमें निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग में क्या डिटेल्स जाता है, जैसे हमारा डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आता है। क्रेडिट साइड में हमारा सेल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये सारी चीजें रहती है। और उससे हमारा अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस आता है। उसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे पीएल अकाउंट के बारे में। पीएल अकाउंट की अगर हम बात करें तो पीएल अकाउंट में जो भी इनडायरेक्ट इनकम है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में आते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में आते हैं। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो यहाँ पर नेट लॉस एज अ बैलेंसिंग फिगर आता है। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट का दो इंपॉर्टेंट साइड होता है और बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है। तो लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड, इसमें एसेट साइड में जितने भी एसेट है वो रिफ्लेक्ट होंगे, लाइबिलिटी में जितने भी लाइबिलिटी है। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो एग्जांपल लेते हैं, क्या है ये एग्जांपल। देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये जो सैलरी है ये मेरा क्या है, खर्चा है, और कैश मेरा एसेट माइनस है। तो सैलरी की अगर हम अकाउंट बताएं तो सैलरी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। रीजन क्या है कि पैसा जा रहा है सैलरी रिलेटेड, तो कैश अकाउंट जो है टू कैश हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो डेबिट हो रही है क्या, डेबिट क्या हो रही है, सैलरी हो रही है। किस कारण हो रही है, क्योंकि कैश जा रहा है 5,000 का। तो सैलरी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सिंस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगी। मैंने आपको अभी समझाया कि वो समरी स्टेटमेंट है पीएल और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम आते हैं और पीएल में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट इनकम वो आते हैं। तो सैलरी जो है हमारे पीएल में ट्रांसफर हो जाएगी। कैश क्या है, कैश का बैलेंस सपोज 2 लाख था, 2 लाख नहीं है 20,000 है, और सैलरी हमने पे किया 5,000। तो कैश जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किस कारण हो रहा है, सैलरी के कारण। तो 5,000 हमारा सैलरी के कारण हुआ, तो बैलेंस 15,000 बचा। अब कैश जो है वो ना तो खर्चा है ना तो इनकम है। तो इस केस में कैश जो है मेरा बैलेंस शीट आइटम है, वो सीधा एसेट के पास चला जाएगा। तो 15,000 का कैश जो बच रहा है वो मेरे एसेट में चला गया। अब यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग में कोई भी ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, क्योंकि कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं है और डायरेक्ट इनकम भी नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखोगे सैलरी जो है वो डेबिट हो गई है, जिस कारण मेरा नेट लॉस आ रहा है 5,000 का। और नेट लॉस क्या है, मेरे लाइबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। सिंस नेट लॉस के कारण हमको कम अपने ओनर को देना पड़ेगा, तो मेरा जो कैपिटल है वो घट जाएगा। अगर मेरा कैपिटल 20,000 का है, नेट लॉस 5,000 है, तो मेरा 15,000 जो है वो क्या हो गया, लाइबिलिटी साइड, और कैश मेरा 15,000, तो दोनों टैली हो गया। तो ऐसे हमको सोचना है, ऐसे माइंड मैपिंग करनी है। वाज इट ये हेल्पफुल, तो जरूर अगर हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मैंने काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको दिया है, और इसका जो पीडीएफ है मैंने लिंक्डइन में शेयर कर दिया है, तो लिंक्डइन से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।